इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद भाग 7, जिसमें हम सामूहिक अपनेपन का भाव के बारे में पढ़ेंगे कि सामूहिक लोग हर चीज को, हर सामान को अपने आप से क्यों जोड़ते थे, उस भाव के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र है बाल गंगाधर तिलक। 20वीं सदी के शुरू में ये बाल गंगाधर तिलक हैं जो अपने लाइब्रेरी में हैं, ठीक है, पुस्तकालय में। इन्होंने ऊपर देखो टेम्पल, मंदिर का फोटो है, इधर मस्जिद, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ताजमहल। ताजमहल एक मस्जिद है। सब कोई जाता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सब जाते हैं। लेकिन फिर भी दिक्कत किसको है? जो कट्टरवादी है, कुक्कुर है। ये देखो, यहाँ पर भी हिंदू देवता की फोटो है, इधर भी हिंदू देवता की फोटो है। एक साइड में इधर क्रिश्चियन है, चर्च है, तो एक तरफ ये आश्रम है। हर धर्म को ये मानने वाले इंसान बाल गंगाधर तिलक। ध्यान से देखें कि तिलक एकता के प्रतीकों से घिरे हुए हैं। एकता के प्रतीक हर धर्म से। चित्र के चारों ओर विभिन्न धर्मों के चित्र स्थान, मंदिर, चर्च, मस्जिद और चित्रित किए गए हैं, मतलब बनाए गए हैं। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं कि भैया सब हम एक हैं, एक अर्थ देते हैं कि हम सब एक समान हैं, तभी उसके अंदर में राष्ट्रीय भावना की बात पनपती है। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है, मतलब राष्ट्र एक लोगों के मस्तिष्क में कैसे रूप लेता है। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंधित अलग अलग समूहों के सामाजिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित था। मतलब विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग समुदाय वाले, अलग अलग सामूहिक लोग, तो इन सबके सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे इनके अंदर में आएगा। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई है। ये जो सामूहिक अपने आप की भावना है, ये लंबे संघर्ष और उसके साथ हुई गलतियों और उसके साथ सीखा गया एहसास, इन दोनों के वजह से हुई है। इनके अलावा बहुत सारे सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी हैं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं और गीत, चित्र और प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया है। चाहे वो चित्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे साहित्य हो, चाहे लोक कथाएं, पत्रकारिता, चाहे जो भी, चाहे वो टीवी पर दिखाया जाए, चाहे नाटक में दिखाया जाए, सब राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर से अंकित की जाती है। तो देखें अध्याय 1 से कि कैसे राष्ट्रवाद के बारे में बताया जाता है। ये चित्र देखो, यहाँ पर एक औरत की चित्र बनाई गई, इसके बारे में बताता हूं। देवी, इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रीय के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। अब राष्ट्र के विकास के लिए भारत की छवि भारत माता के रूप में लेने लगी। इस छवि के निर्माण का, ये जो छवि हुआ, इसके निर्माण का आरंभक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, क्या नाम था? इस शुरुआत कौन किया था भारत माता का? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के लिए एक वंदे मातरम गीत लिखा था, जो आज भी गाया जाता है। बाद में इसे उन्होंने अपने उनका उपन्यास था आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलनों में खूब गाया गया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अविंद्रनाथ टैगोर, क्या नाम था? अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की व्याख्या छवि को चित्रित किया है, जो आप चित्र 12 में देखेंगे। ये 12 है, ये 12 में आप देख सकते हैं कि अरविंदनाथ
टैगोर किस तरह चित्र भारत माता का बनाए थे। यह है, ध्यान से देखें कि यह दर्शाई गई माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। एक हाथ में माला उसके सन्यासी गुण का रेखांकित मतलब दिखा रहा है। अपने पूर्वोत्तर रवि वर्मा की भांति अविंद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया है जिसे सच्चे धर्म में भारतीय माना जा सकता है। कौन किया है? रवि शर्मा। यहाँ पर देखो, एक तरह से देवीपन का भावना आ रहा है कि नहीं। एक तरफ माला है, एक तरफ मूंज है, एक तरफ कपड़ा है, एक तरफ दिमाग के लिए पोथी पत्रा यहाँ पर दिया गया है। मतलब इसको पहले क्या बोलते थे? तामपत्र। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में भी दर्शाया गया है। वह शांत है, गंभीर है, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई गई है। ये देख लो, सब गुण इनके में है। आगे चलकर जब आप छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगेगा, किसको? तस्वीरों को। किसके में? इस छवि को अच्छे तरीके से उतारा जाएगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण कर लेगी। जैसे चित्र 14 में हम देखेंगे कि भारत माता की रूप किस तरह अनोखे ढंग से बनाया गया है। मातृ छवि के प्रति, ये जो मातृ छवि है अपने अंदर, उसके प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद के यथार्थ के प्रतीक में माना जाता है। यही जो छवि है बताता है कि आप राष्ट्रवाद को मान सकते हैं। आपके प्रतीक में यही श्रद्धा है। भारत माता का ही स्तुति सब कोई करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश है भैया। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन से भी बहुत है। जैसे में देख लो, भारतीय लोक कथा के वजह से ही यहाँ के भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद हर किसी के मन में जगी। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों द्वारा मतलब गीतों और कहानियों द्वारा सुनाई गई हर चीज को, जिसके वजह से लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया गया था। लोक कथाओं को लिखना चालू था। वे लोक गीत जो हर कोई जानता है, वे लोक गीत और जन श्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घूमने लगे कि गांव गांव से कुछ ना कुछ तो उठा कर लाया जाएगा। उनका मानना था कि यह कहानी हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करेगी जो हमारी परंपरागत तौर पर संस्कृति है, जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो गई है। तो जो संस्कृति बाहरी लोग के वजह से खराब हो रही है, दूषित हो रही है, गायब हो रही है, उसको फिर से जागृत करने के लिए ये लोग पूरे गांव गांव जाकर संघर्ष किए। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परलोक को बचाकर रखना जरूरी था। अपने देश को एक अच्छे माध्यम से आगे बढ़ाना है, एक सच्चे माध्यम से, एक अपनेपन के माध्यम से आगे बढ़ाना है, तो अपने संस्कृति के साथ चलना पड़ेगा। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लोक कथा गीत और बाल गीत और मिथकों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये लोकप्रिय चित्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिसके हाथ में भारत माता का तस्वीर दिख रहा है। तो वो लोक कथा भी लिखे, गाथा गीत भी लिखे, बाल गीत भी, मिथकों के इकट्ठा करने निकल पड़े और जो भी बात गांव गांव में होती है उसको इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनः जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलर्स फॉर सर्दर्न इंडिया के नाम से एक तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन, मतलब एक विशाल किताब लिखा। ठीक है, विशाल संकलन का 4 खंडों में प्रकाशित किया। मतलब मद्रास में, चेन्नई के रहने वाले तमिल भाषा में वो 4 खंडों में एक किताब लिखे, जिनका नाम था द फोकलर्स फॉर द सर्दर्न इंडिया। क्या नाम था? द फोकलर्स फॉर द सर्दर्न इंडिया।
उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है, लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है, राष्ट्र के ही साहित्य है वो। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। ये लोगों के विचार, लोगों का भाव, लोगों का आदर सत्कार है। ये चित्र आप देखें, ये भारत माता का चित्र कैसे अंकित किया गया है, सब चीज है यहाँ पे। हाथी, घोड़ा, शेर, दोनों के बीच में एक देवी खड़ी हुई है। भारत माता चित्र 14 जो मैंने बताया था, भारत माता की यह छवि अनिंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है और हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं। ये दोनों ही शक्ति के सत्ता का प्रतीक है, दोनों शक्ति का एक प्रतीक है, सत्ता। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रीयवादी नेता आगे लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्ह और प्रतीकों के बारे में और ज्यादातर जागरूक होते गए और जागरूक करते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल, हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिचिन्ह वहां पर था, उनका भी प्रतीक था। उनका अर्धचांद उसमें दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज्य का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक रखने वाले, देखो गांधी जी उसमें चरखा डाल दिए, चरखे को जगह दी गई। तो गांधी जी के झंडे में चरखे की जगह दी गई, जो स्वावलंबन का प्रतीक था कि ये मेरा अपना राज्य है, मतलब आत्मनिर्भर भारत। स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भर भारत। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। मतलब शासन के प्रति अपना झंडा लेकर चलना एक तरह से अनुशासन, उनके शासन का नाफरमानी है, मतलब उसको ना मानना। इतिहास की पुनः व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और स्थान थी कि राष्ट्र की पुनः व्याख्या करो, जो बीत गया उसको फिर से लाओ। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों के नजरिए से भारतीय पिछड़े हुए और आदमी लोग थे, केवल बस पिछड़े हुए और आदिम लोग थे। आदिम लोग मतलब जानवर थे, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। सही बात है, शासन नहीं संभाल सकते, ये तो उस समय वो सही बोल रहे थे, लेकिन नहीं संभाल सकते हैं तो भारत के लोग इतने साल तक राज करते कैसे आए हैं? तो बेवकूफ बनाओ उसको जो बेवकूफ बन सकता हो, जो नहीं बनेगा उसको बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए अंग्रेजी सामान को लात मार के भगाओ यहाँ से। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे कि हमारी क्या क्या महान खोजें थी। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जब कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उसके बारे में ये लोग लिखना शुरू कर दिए थे। ठीक है, उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। भारत गुलाम हो गया क्योंकि धीरे धीरे वो सब पतन होते गया, खत्म होते गया, लोगों के बीच में जानवर का भाव आते गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानतम उपलब्धियों और गौरव करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए, जो दुर्दशा वो कर रही थी, उससे मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया गया था। कि देखो हमारा देश इतना संपन्न था, ये लोग आकर चौपट कर दिए, अब इनको हटाओ और अपना राज करो कायम।
लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवान किया जा सकता था वह हिंदुओं का अतीत था, बाकी किसी का नहीं, क्योंकि यहाँ पर केवल हिंदू ही हिंदू थे। ये हिंदू राष्ट्र था और हिंदुओं का ही इतिहास था और हिंदू का ही इतिहास आगे बढ़ा। जिन यहां से देखो, स्रोत अंग देख लेते हैं। पुराने जमाने में भारत आने वाले विदेशी यात्री अर्थात वंश के लोगों के साहस आर्य वंश के लोगों के साहस, सच्चाई और विनम्रता पर चकित रह जाते थे। जब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते हैं। उस जमाने में हिंदू विजय के लिए निकले थे और तातार चीन और अन्य देशों में अपनी विजय पताका फहराते थे। अब एक क्षुद्र के द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। अब सही बताया, एक क्षुद्र के द्वीप, ब्रिटेन एक क्षुद्र, डोम, चमार, ये समझ लो उसको। तो एक क्षुद्र के द्वीप के चंद सिपाही आकर हमारे भारत पर कब्जा कर लेते हैं और हमें से चाकरी चुकरी करवा कर हमारे ही देश पर राज करते हैं। हमारे ही देश पर राज करके हम ही को गाली देते हैं। ऐसे कुत्तों को बाहर निकाल के फेंको। अंग्रेज, दिस इज द नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। लेकिन ऐसा कौन कह सकता है जो कट्टर हिंदूवादी हो। लेकिन हम लोग आज के डेट में क्या कर रहे हैं? आज के डेट में हमको नया टेक्नोलॉजी चाहिए। आगे है निष्कर्ष, चलिए निष्कर्ष बता देते हैं। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ा गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानी को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, मिलाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे कि हमने देखा, इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूहों और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए एक अपना अपना स्वार्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कोशिश हमेशा कर रहे थे, सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे थे। एक समूह की मांग के कारण कई दूसरे समूह दूर न चले जाए, यही वजह के लिए आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों के कारण आ जाते थे। संक्षेप में, जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाजों का पुंज था। मतलब बहुत सारी आवाजों का एक संगठन था वो। यह चित्र आप देख सकते हैं। यह चित्र बताता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में औरतों का एक जुलूस। ये औरत निकली है जुलूस लेकर। संक्षेप में, जो राष्ट्र उभरा, तो बता दिए ना। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के मतलब जब शुरुआत हुआ, प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दे दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किए जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ो पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इसमें सत्ता का भारतीय को तत्काल हस्तांतरण मतलब क्या, पूरा बदलाव, हस्तांतरण एवं भारत छोड़ो की मांग की गई। हमें दे दो और भारत छोड़ के भाग जाओ। 8 अगस्त 1942 को बंबई में दाखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक आंशिक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया। इस अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध
करो या मरो प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़ताल की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों असाधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुण आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल के मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता वारुआ और ओडिशा से राम देवी थी। अंग्रेजों के द्वारा अत्याधिक मतलब बहुत ज्यादा बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। अंग्रेज कितना भी कोशिश किए लेकिन इस आंदोलन को नहीं दबा सके। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर है, पाठ खत्म होता है। व्याख्या करें। औपनिवेशिक में राष्ट्रों की उदय, उनके बाद से प्रक्रिया औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है। मतलब इन सब का व्याख्या करना है, बारे में बताना है। 2 नंबर, सत्याग्रह का विचार का क्या मतलब है। 3 नंबर, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन पर आपको रिपोर्ट लिखना है अखबार के लिए। 4 नंबर, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मनिया की छवि की तुलना कीजिए। और ये चर्चा करना है, अपने आप से करना है, और परियोजना ये सब जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन परियोजना करना चाहते हैं तो करना जरूर। इंडो चाइना के औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन का अध्ययन करें। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की तुलना इंडो चाइना के स्वतंत्रता संघर्ष से करें कि क्या था हम लोगों का संबंध। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।